नमस्कार, BTV न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। BTV न्यूज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं जायसवाल हीरो। जायसवाल हीरो आपके अपने शहर बालाघाट में हीरो कंपनी की बाइक एवं मोपेड गाड़ियों का भव्य शोरूम। जायसवाल हीरो हीरो बाइक की श्रृंखला में हीरो कंपनी की एक और नई शुरुआत, हीरो एक्सट्रीम 160R। जी हाँ, हम लेकर आए हैं हीरो एक्सट्रीम 160R, स्पोर्टी और मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल। इसमें प्रोग्राम्ड F2 160cc इंजन और 14 सेंसर्स के साथ एक्सेंस टेक्नोलॉजी, ज्यादा माइलेज और कम मेंटेनेंस, इजी फील्ड स्टार्ट और इंजन की लंबी लाइफ। एक्सट्रीम 160R में आपको फुल LED पैकेज का लेटेस्ट फीचर मिलेगा, 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन और चौड़ा रेडियल रियर टायर। इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, सिंगल डिस्क, डबल डिस्क, 5 साल इंजन की वारंटी और 5 सर्विसिंग फ्री। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए जायसवाल हीरो। हमारा पता है जायसवाल हीरो, अंबेडकर चौक, डिग्री कॉलेज रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर 9425822335, 7290035447। किसान अधिक दाम मिलने पर कहीं भी बेच सकता है उपज, किसानों के हित में है कृषि बिल। बिल के समर्थन में चलाया जाएगा हस्ताक्षर अभियान। भाजपा किसान मोर्चा गांव-गांव निकालेगा ट्रैक्टर रैली। पूर्व कृषि मंत्री बिसेन ने बिल को लेकर दी जानकारी। कोरोना संक्रमण को रोकने मास्क का वितरण, यातायात पुलिस व नगर पालिका संयुक्त रूप से बांट रही मास्क वितरण कर कोरोना के प्रति किया जागरूक। नगर के चौक चौराहों में किया गया मास्क का वितरण। 6 अक्टूबर को आए 35 कोरोना पॉजिटिव मरीज। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 352। स्वस्थ होने पर 32 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। जिले में अब तक मिल चुके हैं 1349 पॉजिटिव मरीज। 441 सैंपलों की रिपोर्ट आना भी है बाकी। और अब समाचार विस्तार से। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार ने 17 सितंबर को कृषि बिल लोकसभा में व 20 सितंबर को राज्यसभा में पारित किया। कृषि उपज मंडी के तहत किसानों के उत्पाद की मंडी में खरीदी होती थी, लेकिन किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम नहीं मिल पाता था, जिससे मोदी सरकार ने गहन चिंतन कर विभिन्न देशों से जानकारी ली। मोदी सरकार ने जो कृषि बिल पास किया है वह पहले से ब्रिटेन, चाइना व अन्य देशों में लागू है। इससे किसानों को लाभ होगा। उक्त बातें बुधवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष निरंजन बिसेन ने कही। वार्ता के दौरान पूर्व कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन भी मौजूद रहे। वार्ता के दौरान भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष निरंजन बिसेन ने कहा कि कृषि बिल का विरोध देश के पंजाब व हरियाणा राज्य में हो रहा है और एनडीए के एक मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस बिल के विरोध में दिल्ली में कांग्रेसियों ने ट्रैक्टर जला दिया व पंजाब में भी ट्रैक्टर जलाकर विरोध किया गया है, जो कि गलत है। कृषि कार्य में उपयोग आने वाला ट्रैक्टर भी बैल व अन्य सामग्री की तरह ही पूजनीय है, जिससे ट्रैक्टर जलाने के विरोध में भाजपा किसान मोर्चा अब ट्रैक्टर रैली निकालकर उनकी पूजा करेगा। कृषि बिल की जानकारी किसानों को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में भाजपा किसान मोर्चा ने निर्णय लिया है कि आगामी दिनों में इस बिल के समर्थन में पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। विगत दिवस 17 सितंबर को लोकसभा में कृषि बिल पास हुए थे। 2 कृषि बिल 20 तारीख को राज्यसभा में पास हुए थे और दोनों कृषि बिल, पहला कृषि बिल किसान उत्पादक व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 और दूसरा किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत विनिमय कृषि सेवा पर प्रदान करना इकरारनामे के रूप में, ये 2 कृषि बिल विगत दिवस पास हुए थे। हरियाणा और पंजाब में, ये 2 ही स्टेट ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका, 2 स्टेट में कृषि बिलों का विरोध हुआ। हमारे एनडीए के एक मंत्री ने इस्तीफा भी दिया। विरोध उनकी स्थानीय परिस्थितियां हैं, अकाली दल के नेता की स्थानीय परिस्थितियां थी, उनको हरियाणा पंजाब की राजनीति करना था, उसके हिसाब से उन्होंने इस्तीफा दिया। किंतु सारे देश में ऐसी परिस्थिति नहीं है। दिल्ली में इंडिया गेट पे कांग्रेसी द्वारा ट्रैक्टर जला दिया गया, पंजाब में भी ट्रैक्टर जला दिया गया,
भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर जी जो फतेहपुर सीकरी के सांसद हैं, अभी विगत दिनों अपने किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनके निर्देशानुसार, राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार, प्रदेश के नेतृत्व के निर्देशानुसार हमारे प्रदेश नेतृत्व किसान मोर्चा के अध्यक्ष रणवीर सिंह रावत जी जो अभी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भी हो गए हैं, हमारे BD शर्मा जी भाई साहब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे संगठन मंत्री सुभाष जी भाई साहब, इन सबके निर्देशानुसार ये निर्णय लिया गया है भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से कि आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा इन बिलों के समर्थन में एक हस्ताक्षर अभियान चलाएगा। और जो ट्रैक्टर इन्होंने जलाया है, ट्रैक्टर ये हो चाहे हल हो चाहे बैल हो, ये हमारे लिए पूजनीय है। हम इनकी पूजा करते हैं खेती का काम शुरू करने के पहले। तो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा आगामी 15 दिवस तक एक जन जागरण अभियान पूरे प्रदेश में चलाएगा और उसके तहत हम ग्रामों में, मंडल स्तर पर, विधानसभा स्तर पर ट्रैक्टरों की रैली निकालकर ट्रैक्टरों की पूजा करेंगे। गांव-गांव में हमारे किसान मोर्चा के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जाकर किसानों की पूजा करेंगे। और जो किसान उत्पादक व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन जो बिल है, इसके फायदे हैं, इसके क्या फायदे हैं, इससे कितना किसानों को लाभ मिलना है, इन सब की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे बीच हमारे पूर्व कृषि मंत्री जी। पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व कृषि मंत्री व बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए ही बिल को पास किया है। इस बिल के पास होने से अब किसान अपनी उपज का अधिक दाम मिलने पर कहीं पर भी इसे बेच सकता है। अब उसे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीदी का कार्य भी प्रभावित नहीं होगा और यहाँ पर भी समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए तय किए गए दाम से अधिक दाम व्यापारी द्वारा दिए जाने पर पंजीकृत किसान भी अपनी उपज को बेच सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा बिल का विरोध किया जा रहा है, वे लोग भी भविष्य में किसानों के हित में पास किए गए इस बिल का समर्थन करेंगे। इस बिल के पास होने से मंडियों को भी असर नहीं पड़ेगा और मध्य प्रदेश की मंडियों को मजबूत किया जाएगा। मंडी कर्मचारी भी नहीं निकाले जाएंगे, बल्कि मंडी कर्मचारियों को राज्य मंडी बोर्ड में शामिल किया जा रहा है। कुछ विसंगति है उसमें स्वीकार करता हूँ, और मिनिमम कोई राशि तय हो जाए, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि भाई ऐसा लगे कि उपवास हमारा उड़ा जाए, मिनिमम राशि तय हो जाए, उसके लिए नीति बनाए। किसानों कह रहे हैं कि भिखारियों को भी भीख अच्छी मिल जाती है। अरे एक दो को लेकर उदाहरण नहीं बनते, लोगों को पैसे मिले। अभी तो बताओ 4640 करोड़ रुपए मिले, अभी तो बताओ 4640 करोड़ रुपए में सारे के सारे वो किसान थोड़ी जिनको कम मिला, कुछ हो सकता है उसको। जैसे अपन ने RBC 6.4 में प्रावधान किया कि भाई इतना राशि से कम नहीं मिलेगी, उसी तरह से जो फसल बीमा में भी अमेंडमेंट करेंगे, उसके लिए जब CM साहब ने अपना वक्तव्य दे दिया है, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि उसमें भी 2000 रुपये कम से कम देंगे। ऐसा कुछ ना कुछ तय करेंगे, कोई ना कोई रास्ते। मैं 2000 को उदाहरण बता रहा हूँ, कोई ना कोई निश्चित अमाउंट देने के बारे में। वो अतिवृष्टि में किसानों को नहीं मिला, लेकिन पोल्ट्री फार्म को लाखों रुपए का मुआवजा मिल गया। अतिवृष्टि जो हाल ही में हुई थी, मतलब इसमें जो फसल बर्बाद हुई बारिश के बाढ़ से, नहीं उनको मिलेगा, क्या है बाढ़ मिलेगा। अभी जो बालाघाट जिले में रोसना के पोल्ट्री फार्म वाले को 2.5 लाख रुपए मिल गया। देखो ऐसा है, अभी पता नहीं पोल्ट्री फार्म का बीमा भी हो सकता है, हमें पता नहीं किस्मत से मिला। मकान जितने किसानों को गिरे थे, मकान जितने किसानों को गिरे थे उनको RBC 6.4 का पैसा मिला, लेकिन फसल के नुकसान का भी नहीं मिला, कहीं पे भी नहीं मिला। बालाघाट जिले की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे रोसना है, छिदलई है, नपेरा है, मोगांव है, कौड़िया है और नीचे गाँव है। तो फसल जो क्षतिग्रस्त हुई, उसके फसल कटाई के जो लक्ष्य होते हैं, फसल कटाई के प्रयोग, उसके बाद निर्धारण होता है। हालांकि फसल ही नहीं तो गल गया पौधा ही, उसको 100% नुकसान हो जाए, 50% अधिक नुकसान होता है, उसको 100 माना जाता है। तो क्रॉप का बाद में मिलेगा। अभी जो मकान गिरे थे या अन्य जो मतलब जो RBC 6.4 के प्रावधान में आता है, वो संपत्ति नष्ट उसका मिलेगा। ऐसी स्थिति में वहाँ उसको नेट से पता चला कि वहाँ ज़्यादा रेट है, तो वहाँ से सौदा करके माल वहाँ ले जाएगा। तो आज जो सूचना प्रौद्योगिकी इतनी एडवांस हो चुकी है
कि वो नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से अपने रेट की जानकारी प्राप्त कर सकेगा। अब किसान के बेटे भी पढ़े लिखे हुए हैं, वो उनको कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, अपना बनाए लेके जाए। और रेलवे जो ट्रेन प्रारंभ की किसानों की, स्पेशली प्रोडक्ट लेके दूसरे राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं, जैसे प्याज महाराष्ट्र का प्याज दूसरे बिहार और यूपी जा रहा है, बहुत जल्दी समय पहुंच रहा है, इससे कितना फ़ायदा दिख रहा है किसानों को? नहीं, मैंने कहा ना, ये व्यवस्था लागू होने से हमारे किसानों को बहुत ही उसको लाभ है। वहाँ के लोगों ने विरोध किया उसका, मुझे ये सब नहीं मालूम, लेकिन प्रत्याशी लेकर के कहीं विरोध, इमरती देवी तो पहले से ही निकला है। वो जो 22 लोग और बाद में 25 लोग कांग्रेस से आए, उनको तो टिकट देना ही था। ना घटना देश में न घटे, लेकिन वहीं पर मैं यूपी की सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री को भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने स्वतः आगे बढ़ करके इसकी जांच की पहल की। और सवाल ये भी उठ रहा है कि हिंदू परंपरा के अनुसार रात में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, जिस तरीके से पुलिस ने अर्धरात्रि में किसी का अंतिम संस्कार किए। सभी बिंदुओं का जांच होगा और जांच के निष्कर्ष सामने आएंगे। जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते यातायात थाना पुलिस ने आज नगर के विभिन्न चौराहों पर लोगों को मास्क वितरण कर कोरोना के प्रति जागरूक किया। यातायात पुलिस व नगर पालिका के द्वारा संयुक्त रूप से वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में गत 15 दिनों से नगर में अलग अलग जगह लोगों को मास्क वितरण कर कोरोना से बचने जागरूक किया जा रहा है। गौरतलब हो कि 7 अक्टूबर को यातायात पुलिस व नगर पालिका ने संयुक्त रूप से नगर के कालीपुतली चौक, मेन रोड, राजघाट चौक, महावीर चौक में लोगों को मास्क का वितरण किया। लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने, मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं सावधानी बरतने जागरूक किया गया। जिलेवासियों को जागरूक कराते हुए मास्क वितरित किए जा रहे हैं और अनुरोध किया जा रहा है कि आप अपना नहीं तो कम से कम अपने परिवार का ख्याल करें। यदि आप किसी आवश्यक कार्य से बाहर। इस संबंध में यातायात थाना प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला ने बताया कि नगर में फैल रही कोरोना संक्रमण को देखते हुए यातायात पुलिस व नगर पालिका के द्वारा संयुक्त रूप से मास्क का वितरण किया जा रहा है। आज कालीपुतली चौक, राजघाट चौक व महावीर चौक में मास्क का वितरण किया गया। इसके पूर्व भटेरा रोड, आम्बेडकर चौक में भी मास्क का वितरण कर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। ये जो अपने शहर में कोरोना फैल रहा है, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार लगभग 15 दिन से ये कवायद चल रही है। पूर्व में भटेरा रोड पे भी यातायात पुलिस द्वारा मास्क वितरण एवं कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा था। आज दिनांक को कालीपुतली, हनुमान चौक, राजघाट चौक, चक्र चौराहा और सुभाष चौक पे मास्क वितरण एवं कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यातायात विभाग, नगर पालिका द्वारा ये संयुक्त रूप से कार्यक्रम किया जा रहा है। सर, लगातार मास्क भी अपन बांट रहे हैं, तो जनता के प्रति कितना फीसदी रुझान मास्क पहनने को लेकर नजर आ रहा है सर? जनता जागरूक हो गई है, लगभग सभी लोग मिल रहे हैं। जो लोग नहीं मिलते हैं मास्क पहने हुए, उनको हम लोगों द्वारा अपने लाउड स्पीकर के माध्यम से एवं कोरोना मास्क बांटते हुए उनको जागरूक किया जा रहा है। 6 अक्टूबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 35 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार कोरोना पॉजिटिव 32 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 6 अक्टूबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1349 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 989 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 352 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 10 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर कर दिया गया है और 8 मरीजों की मृत्यु हो गई है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का पता लगाने के लिए संदिग्ध मरीजों के लगातार सैंपल लेकर कोरोना टेस्ट कराए जा रहे हैं। 6 अक्टूबर को जिले के 441 मरीजों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए एकत्रित किए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 35 मरीजों में नगरीय क्षेत्र वारासिवनी के वार्ड क्रमांक 8 के 3 मरीज, वार्ड क्रमांक 9 के 2 मरीज, वार्ड नंबर 1 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 6 के 3 मरीज, वार्ड नंबर 14 का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 11 शिव मंदिर के पीछे का 1 मरीज, वार्ड नंबर 16 गुजरी चौक का 1 मरीज, वार्ड नंबर 32 के 2 मरीज, वार्ड नंबर 23 दीनदयालपुरम का 1 मरीज, वार्ड नंबर 29 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 7 बैहर चौकी का 1 मरीज, वार्ड नंबर 9 गुजरी चौक के 3 मरीज,
बालाघाट तहसील के ग्राम हीरापुर का 1 मरीज, भरवेली के वार्ड नंबर 1 के 7 मरीज, खुरसोड़ी का 1 मरीज, परसवाड़ा तहसील के ग्राम भीकेवाड़ा का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र बैहर के वार्ड क्रमांक 7 के 3 मरीज, पौनी मलाजखंड का 1 मरीज और लालबर्रा तहसील के ग्राम डोकरबंदी का 1 मरीज शामिल है। सीएचएमओ पांडे ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा पर्याप्त संख्या में बेड का इंतजाम किया गया है। कोविड सेंटर गोंगलई बालाघाट बैहर एवं लांजी में 575 बेड एवं आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधा युक्त 105 बेड का इंतजाम किया गया है। 7 अक्टूबर 2020 को दोपहर 12 बजे की स्थिति में कोविड सेंटर में 91 एवं कोविड अस्पताल बूढ़ी में 5 बेड मरीजों से भरे हैं। इस प्रकार कोविड सेंटर गोंगलई बैहर एवं लांजी में कुल 484 बेड एवं कोविड अस्पताल बूढ़ी में 100 बेड खाली हैं। जिले में होम आइसोलेशन में 181 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को उपचार के लिए रखा गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा पर्याप्त संख्या में बेड का इंतजाम किया गया है और बेड की कोई कमी नहीं है। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कृषि मंत्री एवं वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन ने आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आईएमए के चिकित्सकों एवं प्राइवेट चिकित्सकों की बैठक लेकर बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की। आयोजित की गई बैठक में कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए, सहायक कलेक्टर दलीप कुमार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे, सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. मिश्रा एवं सभी प्राइवेट चिकित्सक उपस्थित थे। विधायक बिसेन ने बैठक में कहा कि कोरोना संकट के कारण प्राइवेट अस्पतालों में सामान्य बीमारी के मरीजों का उपचार रुकना नहीं चाहिए। हृदय रोग या अन्य गंभीर उपचार के लिए प्राइवेट अस्पताल में आए तो कोरोना टेस्ट के बहाने उसके उपचार में विलंब नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे मरीजों को कोरोना पॉजिटिव मानकर पूरी सावधानी एवं सतर्कता के साथ प्राथमिक उपचार मिलना चाहिए। प्राइवेट चिकित्सक भी मानवीय पहलुओं पर ध्यान देते हुए मरीजों का उपचार करें। जिन मरीजों में कोरोना के लक्षण हों उसे कोरोना टेस्ट के लिए जिला चिकित्सालय के फीवर क्लिनिक में भिजवाएं। प्राइवेट क्लिनिक का कोई मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है उस पूरे क्लिनिक को सील न किया जाए, इससे अन्य मरीजों को उपचार नहीं मिल पाता है। विधायक बिसेन ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान आयुष चिकित्सकों ने अथक परिश्रम किया है और कोरोना पॉजिटिव मरीजों के उपचार में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। सभी आयुष चिकित्सकों का सम्मान किया जाएगा और उनकी जो भी मांगे हैं उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। बैठक में कलेक्टर आर्य ने बताया कि बालाघाट जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के उपचार के लिए पर्याप्त संख्या में बेड का इंतजाम किया गया है। कोरोना पॉजिटिव हल्के लक्षणों वाले मरीजों के लिए बैहर में 25 एवं लांजी में 50 बेड की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार जिले में कुल 575 बेड हल्के लक्षणों वाले मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। 105 बेड ऑक्सीजन सुविधा वाले हैं। इसके अलावा 15 आईसीयू बेड चिकित्सालय में 2 दिनों में तैयार हो जाएंगे। जिले में 9 वेंटिलेटर की व्यवस्था भी है। अब तक बालाघाट जिले में 25,185 मरीजों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए एकत्रित किए गए हैं। इनमें से 1,349 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में अब लॉकडाउन नहीं किया जाएगा, बल्कि आमजन को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अधिक सावधानी एवं सतर्कता बरतना होगा। बैठक में प्राइवेट चिकित्सकों से कहा गया कि जरूरत पड़ने पर जिला चिकित्सालय एवं कोविड अस्पताल में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार रहें। प्राइवेट चिकित्सकों ने भी इस बात पर सहमति दी कि जब उन्हें बुलाया जाएगा वे अपनी सेवाएं देने तत्पर रहेंगे। बैठक में सुझाव दिया गया कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लोगों को और जागरूक बनाने की जरूरत है। चिकित्सकों द्वारा बताया गया कि आम लोगों द्वारा घर से बाहर निकलने पर मास्क नहीं लगाया जा रहा है या मास्क के नाम पर पतला कपड़ा बांध लिया जाता है। मास्क भी इस तरह से लगाया जाता है कि मुंह एवं नाक दोनों खुले रहते हैं। सही तरीके से एवं सही गुणवत्ता का मास्क नहीं लगाने से भी कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा है। आमजन को समझाया जाए कि वह सही गुणवत्ता का मास्क पहने एवं सही तरीके से पहने। घर से बाहर निकलने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर बालाघाट में भारतीय स्टेट बैंक की नई ब्रांच प्रारंभ की गई है। 7 अक्टूबर को कलेक्टर दीपक आर्य एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस ब्रांच का विधिवत फीता काट कर शुभारंभ किया गया।
इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव कुमार, मुख्य शाखा बालाघाट के मुख्य प्रबंधक अजय प्रकाश गुप्ता, सुभाष चौक स्थित शाखा के प्रबंधक बलवीर सिंह बघेल, कलेक्ट्रेट में प्रारंभ हुई शाखा के प्रबंधक अंकित यादव, आरिफ कुरैशी एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कलेक्ट्रेट में प्रारंभ की गई भारतीय स्टेट बैंक की इस नई शाखा ने अब विधिवत काम करना प्रारंभ कर दिया है। कलेक्ट्रेट की इस ब्रांच का IFSC कोड SBI 00062230 है। भारतीय स्टेट बैंक के खाताधारक नेट बैंकिंग के माध्यम से भी अपना खाता स्वयं ही कलेक्ट्रेट की इस ब्रांच में ट्रांसफर करा सकते हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में काफी दिनों से बैंक शाखा की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। कलेक्ट्रेट परिसर में इस शाखा के प्रारंभ होने से कलेक्ट्रेट के शासकीय सेवकों को बैंकिंग कार्य के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। नई शाखा के प्रारंभ कार्यक्रम में जबलपुर से पहुंचे क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव कुमार ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक की कलेक्ट्रेट शाखा का शुभारंभ किया गया है। जिले में स्टेट बैंक की 18 शाखाएं हैं। ग्राहकों को बेहतर सेवाएं दी जाएंगी। इस दौरान क्षेत्रीय प्रबंधक ने डिजिटल बैंकिंग पर जोर देते हुए कहा कि उपभोक्ता डिजिटल बैंकिंग करें, जिससे बैंक का कार्य आराम से सुलभता पूर्वक संपन्न हो सके। ये भारतीय स्टेट बैंक कलेक्ट्रेट शाखा का आज बालाघाट का जो उद्घाटन हुआ है, ये जिला में 18th शाखा है स्टेट बैंक का। और हम लोग निरंतर एक कोशिश करते रहते हैं कि बेहतर कस्टमर सर्विस यहाँ के जिला के लोगों को मिले। और आजकल बैंकिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है डिजिटल बैंकिंग। हम लोग कस्टमर को चाहते हैं कि वो मैक्सिमम डिजिटल अपनाएं और उसका बेहतरीन 24/7 उसका उपयोग वो करें, ताकि उनको कम से कम शाखा में आना पड़े और उनका जो भी बैंकिंग का कार्य है वो सब आराम से और सुलभतापूर्वक सब संपन्न हो जाए। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पे सारी तरह की सुविधाएं जो एक ब्रांच में रहती है, जैसे कि, लेकिन मेनली ये जो ब्रांच है वो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, है ना, और गवर्नमेंट के जो अलग अलग इनके डिपार्टमेंट्स हैं, सरकारी की जो भी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट का जो लिया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करवाना, है ना, गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, उनके डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन करना, ये इनका इस शाखा का मेन काम रहेगा। और यहाँ पे गवर्नमेंट के जितने एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट के जितने बैंकिंग इनिशिएटिव्स आते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, उसको हम लोग बेहतर तालमेल के साथ जिला के आर्थिक प्रगति में शाखा मदद करेगी। आम जनों को रही कि नहीं सर सुविधा यहाँ पे, जैसे कोई खाता खोलना चाहे? आम जनों के लिए भी है। कोरोना संक्रमण के संकट के दौरान आगामी समय में मनाए जाने वाली दुर्गा उत्सव, दशहरा, मिलाद उन नबी, महर्षि वाल्मीकि जयंती त्योहारों को लेकर 6 अक्टूबर को कलेक्टर दीपक आर्य की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारी एवं सभी धर्मों से जुड़े गणमान्य नागरिक एवं प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में तय किया गया कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आगामी समय में आ रहे त्योहारों के दौरान किसी प्रकार का जुलूस एवं चल समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। धार्मिक आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कम से कम लोगों को शामिल किया जाएगा। सभी लोग मास्क का उपयोग करें। बुजुर्गों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए उन्हें दुर्गोत्सव के दौरान पंडाल में न आने के लिए कहा जाए। यदि वे आए तो सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग अवश्य करें। इसी प्रकार मिलाद उन नबी के दौरान जुलूस आदि नहीं निकाला जाएगा और मस्जिद में भी कम से कम लोग आएं, इसका ध्यान रखा जाएगा। 14 अक्टूबर को बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में बौद्ध विहार में कम से कम लोगों को शामिल होने कहा जाएगा। इसी प्रकार 31 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती पर भी कम से कम लोगों के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि दशहरा त्योहार में इस बार रावण दहन नहीं होगा। राजघाट चौक पर दुर्गा प्रतिमा नहीं बैठाई जाएगी। दशहरा समिति द्वारा बताया गया कि कोरोना संकट के कारण इस वर्ष कोई चल समारोह एवं जुलूस आयोजित नहीं किया जाएगा और मुकुट स्वरूप पूजन नहीं किया जाएगा। दुर्गा जी प्रतिमा का विसर्जन नगर पालिका द्वारा कराया जाएगा। बैठक में सभी धर्मों के प्रतिनिधियों द्वारा अपने त्योहारों में कम से कम लोगों को शामिल करने एवं जुलूस, चल समारोह आदि नहीं निकालने के लिए सहमति देने के लिए उनका स्वागत किया जाएगा और उन्हें धन्यवाद दिया गया। वन विकास निगम प्रोजेक्ट परिक्षेत्र लामता के अंतर्गत कॉरिडोर में वन्य प्राणी सुरक्षा श्रमिकों को 3 माह का वेतन नहीं मिलने पर सुरक्षा कर्मियों ने वेतन भुगतान की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
इस दौरान सुरक्षा श्रमिकों ने बताया कि जनवरी माह 2020 से मार्च 2020 तक कॉरिडोर के अंतर्गत वन्य प्राणी व वनों की सुरक्षा का कार्य किया गया, जिसका भुगतान वन विभाग द्वारा आज तक नहीं किया गया। वेतन का भुगतान नहीं होने से आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसके पूर्व वन विकास निगम प्रोजेक्ट के संभागीय प्रबंधक व कान्हा टाइगर रिजर्व मंडल के उप संचालक को भी वेतन भुगतान के लिए ज्ञापन देकर मांग की गई, लेकिन अब तक भुगतान नहीं किया गया है। करीब 40 श्रमिकों का वेतन भुगतान नहीं किया गया है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे श्रमिक पप्पू मड़ावी ने बताया कि कॉरिडोर में सुरक्षा श्रमिक के रूप में जनवरी से मार्च माह तक कार्य किया गया, लेकिन अब तक सभी श्रमिकों को वेतन भुगतान नहीं किया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन होने से मार्च के बाद काम भी नहीं मिला है, जिससे आर्थिक परेशानी हो रही है। उन्होंने कलेक्टर से गुहार लगाई है कि जल्द वेतन का भुगतान कराया जाए। हम लोग श्रमिक हैं और कॉरिडोर के नाम से वन प्राणी सुरक्षा श्रमिक के नाम से हमको वन विभाग तरफ से रखा गया था लामता प्रोजेक्ट के यहाँ से। कब रखा गया था? वो जनवरी माह से मार्च माह तक के जी। तो जिसका भुगतान हमको आज तक नहीं मिला। हम मंडला भी गए थे, अब वहाँ के उच्च अधिकारी से भी बात किए तो अभी बजट नहीं है बोल रही थी वो मैडम थी। और फिर यहाँ भी हम DFO साहब से अभी 28 तारीख को आवेदन भी किए थे और बातचीत के माध्यम से हमने 1-2 बार भी बात किया है, तो जिसका भुगतान आज तक तो हमको नहीं मिला। तो अभी आप कार्य पे हैं या हट गए हैं? नहीं, अभी तो बंद कर दिए हैं। यानी मार्च माह से बंद कर दिए? हाँ, मार्च माह से। अच्छा बताइए, ऐसे कितने मजदूर हैं जिनका भुगतान लंबित है और कितना लंबित है? और वो लामता प्रोजेक्ट में लगभग 35 से 40 मजदूर हैं ऐसे, जिसका भुगतान आज तक नहीं हुआ है। हमको पिछले सत्र में भी रखा गया था, जिसका 7100 मासिक के हिसाब से रखा गया था। इस दौरान भंडारी पंचेश्वर, देवाराम ठाकरे, रतन ग्वाले, दुर्गा प्रसाद बिसेन, जेठमल उइके, रितेश उइके, संदीप सेन, मनोज सेन सहित अन्य मौजूद रहे। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम खोंगाटोला मोहगांव के ग्रामीणों ने घास बीड़ की भूमि को परिवर्तित कर आवासीय आबादी भूमि घोषित करने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि वार्ड नंबर 4 ग्राम खोंगाटोला में खसरा नंबर 377 रकबा 2.45 एकड़ भूमि है। इस भूमि पर करीब 30 वर्ष से 18 परिवार कच्चा मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। उक्त भूमि के भूभाग पर 2 वर्षों से माध्यमिक स्कूल भवन निर्माण किया गया है। उक्त भूमि घास बीड़ में होने से हम सभी परिवारों को आवास आबादी भूखंड धारक का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो रहा है, जिससे शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। शासन की स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि उक्त भूमि का मद परिवर्तन कर आवास आबादी भूमि घोषित कर आवास का पट्टा प्रदान किया जाए, जिससे शासन की योजना का लाभ मिल सके। यह बोली कि 30 साल से हम इस भूमि पे रहन सहन कर रहे हैं, आज तक पट्टा नहीं बना है और जो हमारा नाम का जो पैसे आ रहा है वो वापसी जा रहा है और बड़े बड़े आदमी का मकान बन गया, गरीब लोगों की कुछ सुनवाई नहीं होती थी। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पट्टे अब तक नहीं मिल पाए? 18 घर है जी, 18 घर। अच्छा, कब से रह रहे हो? वो 30 साल से रह रहे हैं वहाँ पे। तो अभी तक पट्टे नहीं मिले? नहीं। और पानी की क्या दिक्कत हो रही है? पानी की 1 साल से पाइपलाइन गड़ चुकी है, वो पानी नहीं जा रहा है। जिले में विगत 2 दिनों से हो रही बारिश से एक बार फिर जिले वासियों को बारिश के मौसम का एहसास होने लगा है। माना जा रहा था कि सितंबर माह बीत जाने के बाद मौसम में अब बदलाव देखा जाएगा और फिजा में ठंडक का एहसास होगा, लेकिन 2 दिनों से हो रही बारिश से एक और जहां आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, तो वहीं किसानों को बेमौसम हो रही बरसात से काफी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। गौरतलब हो कि गत 2 दिनों से जिले में बारिश हो रही है। बीती रात भी गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई और आज दोपहर 2 बजे के बाद करीब 2 घंटे तक झमाझम बारिश होने से सड़कों पर पानी जमा हो गया। सुबह से मौसम खुला होने के बाद अचानक दोपहर में बारिश होने से लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। बारिश का दौर देर शाम तक चलता रहा। बता दें कि इन दिनों खेतों में हल्की धान की फसल पककर तैयार हो गई है और कुछ किसानों द्वारा धान की कटाई भी प्रारंभ कर दी गई थी। धान की फसल पर रोग व कीट के बाद बारिश से खराब होने का खतरा बढ़ गया है, जिससे किसान फसल नुकसानी को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। धान की फसल वैसे ही रोग व कीट से काफ़ी मात्रा में खराब हो गई है, लेकिन अब 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश और आज हुई झमाझम बारिश से खेतों में कटने के लिए तैयार धान और कटी पड़ी धान दोनों पर संकट बढ़ गया है। जिले में करीब 2.5 लाख हेक्टेयर रकबे में धान की फसल लगी है।
इसमें से पहले 30% रकबा रोग और कीट से प्रभावित हो गया था और अब बेमौसम बारिश का भी धान की फसल पर विपरीत असर पड़ रहा है। मौसम के बदले मिजाज को देखते हुए कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.L. राउत ने किसानों को धान की फसल नहीं काटने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि खेत में खड़ी फसल को बारिश होने से कम नुकसान है, जबकि खेत में कटी पड़ी फसल को भीगने से ज्यादा नुकसान होगा। 3 दिन तक किसान मौसम चक्र के अनुसार बारिश को देखते हुए फसल काटने में परहेज करें। भरवेली थाना अंतर्गत ग्राम पायली निवासी एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में घायल होने पर उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। अस्पताल चौकी पुलिस ने मृतक रामचंद पांची के शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम कार्यवाही कर शून्य पर मर्ग कायम किया। मर्ग डायरी जांच के लिए भरवेली थाने को भेजी जाएगी। अस्पताल चौकी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक रामचंद अपने गांव के ही हरिचंद पांचे के साथ अलग अलग साइकिल से धनसुआ गया था, जो 6 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे धनसुआ से अपने घर वापस लौट रहे थे। इस दौरान पायली गेट के सामने विपरीत दिशा से आ रहे एक बाइक चालक ने रामचंद की साइकिल को टक्कर मारकर फरार हो गया, जिससे रामचंद गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान रात में ही रामचंद की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। लालबर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी टोला निवासी एक 42 वर्षीय महिला की चिराग से झुलसने से उपचार के दौरान आज सुबह जिला अस्पताल में मौत हो गई। अस्पताल चौकी पुलिस ने मृतिका सविता पंद्रे 42 वर्ष के शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम कार्यवाही कर शून्य पर मर्ग कायम किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतिका सविता एक सप्ताह पूर्व घर में काम करते समय चिराग से झुलस गई थी, जिसे उपचार के लिए परिजनों द्वारा लालबर्रा अस्पताल लाया गया था, लेकिन महिला की गंभीर हालत होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां 7 अक्टूबर की सुबह महिला के उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। मर्ग डायरी जांच के लिए लालबर्रा थाने को भेजी जाएगी। BTV की नन्ही दर्शिका मायरा खान का 7 अक्टूबर को पहला जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर पापा शाहिद, मम्मी निखत, दादा दादी, नाना नानी एवं समस्त परिवार सहित BTV परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मारिया। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। किसान अधिक दाम मिलने पर कहीं भी बेच सकता है उपज, किसानों के हित में है कृषि बिल। बिल के समर्थन में चलाया जाएगा हस्ताक्षर अभियान। भाजपा किसान मोर्चा गांव-गांव निकालेगा ट्रैक्टर रैली। पूर्व कृषि मंत्री बिसेन ने बिल को लेकर दी जानकारी। कोरोना संक्रमण को रोकने मास्क का वितरण, यातायात पुलिस व नगरपालिका संयुक्त रूप से बांट रही मास्क वितरण कर कोरोना के प्रति किया जागरूक। नगर के चौक चौराहों में किया गया मास्क का वितरण। 6 अक्टूबर को आए 35 कोरोना पॉजिटिव मरीज। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 352। स्वस्थ होने पर 32 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। जिले में अब तक मिल चुके हैं 1349 पॉजिटिव मरीज। 441 सैंपलों की रिपोर्ट आना भी है बाकी। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।